हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक उपेक्षा को क्या कहा जाता है। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक उपेक्षा को क्या कहा जाता है। विकासात्मक कार्य, विकासात्मक अवस्थाएँ, विकासात्मक बाधाएँ, विकासात्मक क्षेत्र। तो इसका आंसर है विकासात्मक कार्य। तो आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिए विकासात्मक कार्य। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, विकास कैसा होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन है शरीर के मध्य बाहर की दिशा में होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, एक आयामी है, वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो आप सबको बता दें कि विकास शरीर के मध्य बाहर की दिशा में होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो आप लोग यहाँ पर इसको याद कर लीजिए। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। तो ये लेव वाइगोत्स्की के हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आंसर ए इसका सही है, लेव वाइगोत्स्की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन पे, गत्यात्मक मूल्यांकन को समझने में मदद करता है बच्चे का बौद्धिक स्तर, समकक्ष तुलना के छात्रा का संबंधित पद, बच्चे के विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं, कि बच्चा सामान्य नियमित विद्यालय में पढ़ने लायक है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका तीसरा ऑप्शन सही है, बच्चे के विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 5वें नंबर पर। 5वां प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना है। तो पहला ऑप्शन है, उनके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौण है। उनने जीन पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया। उन्होंने बच्चों के प्रति स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं सुझाई। उन्होंने बच्चों के कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा, उन्होंने तीनों कार्य किया था। ये चौथा कार्य ही जिसकी आलोचना की है उन्होंने। तो पहला ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 6वें नंबर पर। 6वां नंबर क्वेश्चन है, 6वां नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन है, विविध दृष्टिकोण को व्यक्त करने का मौका देना चाहिए, विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धक गतिविधियाँ प्रदान करना, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम लागू करना, विद्यार्थियों को उनकी रुचियों के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं करने देना। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम लागू करना, इससे बचना चाहिए। और बाकी सारे ऑप्शन इसके सही है, जो कि सारे पॉजिटिव में है, यही एक निगेटिव है। तो इसका ये ऑप्शन सही है, सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन 7वें पर। तो यहाँ पर 7वां प्रश्न देखिए, एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का प्रयोग, अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों की विविधता को स्वीकृति, सभी विद्यार्थियों से अधिगम की निम्न अपेक्षाएं, सिर्फ परीक्षा में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों पर ध्यान देना। तो ये तो गलत है। तो यहाँ पे ये सही है, बी वाला, अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन 8वें पर। 8वां प्रश्न है, श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा न देख पाए, सांकेतिक भाषा के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, सहायक तकनीकों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, जानकारी प्रकरण के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, श्रवण बाधित वाले बालकों के लिए बोला है। तो श्रवण बाधित बालकों के लिए ये ऑप्शन सही है, जब उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उनका चेहरा न देख पाए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9वां प्रश्न है, परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों के साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है, विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए। ये तो गलत है। केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए, ये भी गलत है। दंड देना चाहिए, ये भी गलत है। उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। तो ये सही है, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं जानकर उनको सहायता देनी चाहिए। ये एक अच्छे शिक्षक का कार्य है, और ये ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर, 10वें प्रश्न के ऊपर। किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। रूपकों का विभिन्न क्षेत्रों व एक ही क्षेत्र में उपयोग, विभिन्न परिघटनाओं में सहसंबंधों व रेखांकित कहना, विद्यार्थियों को कार्य कारण संबंधों को तलाशने के लिए कहना, गैर उदाहरणों व अपवादों के सम्मिलन का वर्जन। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये भी ऑप्शन सही होता है, यहाँ पे वर्जन ना लिखा होता तो ये भी ऑप्शन ही सही था। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका डी ऑप्शन सही है, और ये सारी चीज़ पॉजिटिव है, यही एक निगेटिव है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, 11वें प्रश्न पर। तो 11वां प्रश्न है, निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापक को बल देना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन है, उद्दीपक प्रतिक्रिया अधिगम द्वारा,
संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, रट्टा मार सिखाना, दूसरों से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सिखाना। तो आप लोग देख सकते हैं ये सब माइनस है, यही एक पॉजिटिव बात है, संरचनात्मक अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम। तो ये ऑप्शन सही है आपका बी वाला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 12वें नंबर पर। तो 12वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा? तो यहाँ पर उत्सुकता, कृतज्ञता, जिज्ञासा, निराशा। तो आप लोग देख सकते हैं ये सब पॉजिटिव हैं, क्योंकि उत्सुकता भी उनके लिए उपयोगी है, कृतज्ञता भी, जिज्ञासा भी उपयोगी है, निराशा उनके लिए बाधक है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन 13वें पर। तो 13वां प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी है? तो अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी आवश्यक नहीं है, हानिकारक। तो अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी हानिकारक है, तो ये ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न 14वें पर। 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्तावित बदलाव है? मानकीकरण से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, बहुभाषिकता से कठोरता। तो आप लोग देख सकते हैं मानकीकरण से लचीलापन, इसका ऑप्शन ए सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन 15वें पर। तो 15वां क्वेश्चन है, तो 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है? परीक्षाओं के लिए सीखने पर बल देना, अनुभवात्मक अधिगम पर बल देना, गैर संदर्भित पाठ्यचर्चा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा साथ। तो इसका बी ऑप्शन सही है, अनुभवात्मक अधिगम पर बल देना। तो आप लोग देख सकते हैं इसका बी ऑप्शन सही है। तो ये थे कुछ सीटेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।